हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों का प्रैक्टिस सेट की हम लोग क्लास करते हैं, तो पहली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों ने कितने कर लिए थे? प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था 1, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर लिए थे। और आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों का 3 रहने वाला है आज की क्लास में। अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पहले आप लोग उनको भी देख लीजिए। पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि इसमें हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट में मतलब कि हम लोग इसके डिस्कशन पर नहीं ध्यान देंगे, इनकी जो प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और डिस्कशन के लिए मैंने बहुत सी क्लासें करा दी हैं आप लोगों को। जैसे अगर हम लोग इनकम टैक्स में बात करें तो 7 या 8 क्लास हो चुकी हैं। जैसे स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स में आप लोगों की 16 क्लासें हो चुकी हैं। कुछ पोर्शन, जैसे मान लो कि सिलेबस में कुछ पोर्शन जो होते हैं आप लोग कहेंगे स्टैटिक्स, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो हाइड होते हैं, ठीक है। उनको हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वो सिलेबस में भी गिवन नहीं होते। ये तो आप लोगों को भी इतनी जानकारी होगी। अब बात आती है कि हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में सबसे पहले लिखा हुआ है, हाँ पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और चैनल मेरा अच्छा लगे तो प्लीज एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि नियंत्रण विस्तार स्पैन ऑफ कंट्रोल संबंधित है। स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? प्रबंध की नियंत्रण क्रिया से, संस्था के विस्तार से, या फिर संगठन की प्रक्रिया से, या फिर चयन की प्रक्रिया से। तो नियंत्रण विस्तार स्पैन ऑफ कंट्रोल ये किससे संबंधित है? ये आप लोगों को इसका जो है वो सही आंसर बताना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्था के विस्तार से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? संस्था के विस्तार से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि संगठनात्मक चार्टों को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। मतलब कि हमसे पूछा गया है नहीं है, इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो संगठनात्मक चार्ट नहीं है। त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट, तो लंबवत चार्ट मतलब वर्टिकल चार्ट बोलते हैं, तो ये होता है। समतलीय चार्ट ये भी होता है हम लोगों का, और हम लोगों का वक्राकार चार्ट ये भी होता है हम लोगों का। तो हम लोगों का कौन सा नहीं होता है? तो हमसे पूछा गया है कि नहीं होता है। तो त्रिकोणीय जो चार्ट है वो हम लोगों का संगठनात्मक चार्टों के प्रकार में सम्मिलित हम लोग नहीं करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पूंजीगत कैपिटल व्यय, पूंजीगत व्यय को क्या बोलते हैं? कैपिटल व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस। और आयगत को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस में परिणत का मतलब चेंजिंग करने में निम्न परिणाम होता है। मतलब कि जैसे मान लो कि कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या परिणाम होगा? गुप्त संचय, आयगत संचय बनेगा, पूंजी संचय बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो परिणाम क्या होगा? गुप्त संचय क्रिएट होगा, रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट होगा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गुप्त संचय का निर्माण होगा। पूंजीगत व्ययों को आयगत व्ययों में परिणत करने से सीक्रेट जो होते हैं रिजर्व, उनको फॉर्मेशन होता है, तो वो हम लोगों के बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि अंश निर्गमन मतलब कि इशू ऑफ शेयर पर
इशू ऑफ शेयर पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाएगा, मतलब कि कहाँ पर हम लोग उसको शो करते हैं। शो करने की बात कहाँ आती है, बैलेंस शीट, मतलब आर्थिक चिट्ठे को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, दायित्व साइड में, बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। तो हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, या फिर P&L के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, P&L के क्रेडिट साइड में, या फिर P&L के डेबिट साइड में दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखाएंगे। और रिजर्व कहाँ आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है। एक में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2005 को संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य जो है वो 80,000 रुपये है। कोई हम लोगों ने मशीन ली है, उसका मूल्य जो है वो कितना है, मशीन ली है उसका मूल्य कितना है, 80,000 रुपये है, ठीक है। वो कब है, वो है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 31 दिसंबर 2005 को इसका मूल्य 15 की जगह अब हम लोगों को कितना है कि 31 दिसंबर 2005, तो कितने साल बाद, 15 में अगर हम लोग बात करें तो 15 में हम, सॉरी एक सेकेंड 1 जनवरी 2005 को, और यहाँ पे है 1 जनवरी 2005 ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन सही लिखा हुआ है या फिर टाइपिंग एरर है। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जनवरी, यहाँ पे हम लोग 2005 ही है, यहाँ पे भी 2005 है, ठीक है, यहाँ पे 2005। 1 जनवरी 2005 को संयंत्र का मूल्य था 80,000 रुपये, और 31 दिसंबर को 5 को मूल्य था 1,20,000 रुपये। तो वर्ष के दौरान 10,000 ह्रास अपलिखित किया गया। इसका परिणाम होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा, कोषों में क्या होगा, ये कोष लिखे हुए हैं, कोषों का स्रोत होगा, कोषों का उपयोग होगा, कोषों का स्रोत होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको जरा सॉल्व करने का तरीका देखिए आप लोग कि इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग मशीन की बात करें तो संयंत्र का, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, संयंत्र मतलब मशीन, संयंत्र का अंतिम मूल्य अगर हम लोग बात करें तो अंतिम मूल्य कितना है, तो अंतिम मूल्य का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,20,000, तो कितना है 1,20,000 रुपये, ठीक है। अगर हम लोग ओपनिंग की बात करते हैं, अगर हम लोग संयंत्र का ओपनिंग की बात करें, संयंत्र का प्रारंभिक की बात करें, प्रारंभिक में कितना था, तो प्रारंभिक में था हम लोगों का 80,000 रुपये, 80,000 रुपये था, ठीक है। अब हम लोगों ने ह्रास कितना माइनस किया है, तो अगर हम लोग इसमें से जैसे मान लो कि कोई हमारी चीज थी, कितने की थी, 80,000 की, ठीक है। अब 80,000 की चीज थी, उसमें से हम लोगों ने 10,000 हमारे घट गए, डेप्रीसिएशन का माइनस कर दिया, तो चीज कितने की बची, 70,000 की। मशीन कितने की बची, 70,000 की। अब उसमें हुआ क्या कि वहां पे जो मशीन है, वहां पे मशीन हम लोगों ने देखा कि 70 की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे 100 कितने की कराई है, तो 100 कितने की कर रही है, 1,20,000 की। तो मशीन हम लोगों ने ध्यान से देखो कि मशीन थी कितने की, 70,000 की, लेकिन अब कितने की दिखा रही है, 1,20,000 की। तो हमने क्या किया, कितने बढ़ गई हमारी मशीन, बढ़ गई ना, तो कितनी बड़ी मशीन, तो आप कहेंगे कि 50,000 हमारी मशीन बढ़ गई। तो बढ़ गई होगी मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं से क्रय की होगी, क्रय मतलब परचेज की होगी। अब क्रय करेंगे तो स्रोतों का क्या होगा, स्रोतों का स्रोत नहीं होगा, कोषों का स्रोत नहीं होगा, कोष आएंगे नहीं, कोष जाएंगे, कोषों का उपयोग होगा, क्योंकि हमने परचेज की है मशीन, हमने खरीदी है, तो हमने क्या किया, उसका यूज किया है, कोषों का यूज किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग समझ भी गए होंगे कि ये कैश फ्लो का सवाल है, कैश फ्लो का, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कैश फ्लो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 6 नंबर में लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। तो मैंने आप लोगों को लेखांकन समीकरण में अगर हम लोग बात करें नहीं बताया है तो कोई बात की नहीं। लेखांकन समीकरण अगर पूछा जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात अगर हम लोग करते हैं एक लेखांकन समीकरण की, तो किस प्रकार से करते हैं हम लोग, तो किस प्रकार से करते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से करते हैं, पूंजी बराबर हम लोग किस प्रकार से करते हैं, संपत्ति बराबर या पूंजी बराबर किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग करते हैं कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। हम लोग इसी प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में पूंजी और दायित्व एक साइड आते हैं और एसेट्स हम लोगों की एक साइड आती हैं, और ये दो हैं, ये दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी टोटल हम लोगों के दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो लेखांकन समीकरण में जो है हमसे पूछा गया है कि किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय, तो किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि पूंजी प्लस दायित्व की बात करेंगे। तो दायित्व यहाँ पे है, दायित्व प्लस पूंजी है, तो यहाँ पे जो है इसको ऑप्शन को, ये सही ऑप्शन लिखा नहीं है, तो हम लोग इसको ऑप्शन को सही तरीके से देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दायित्व माइनस पूंजी, रोकड़ प्लस पूंजी, यहाँ पे लिखा हुआ है रोकड़ प्लस पूंजी, और यहाँ पे लिखा हुआ है दायित्व प्लस पूंजी, और यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी माइनस आहरण। तो इस बात का जो है इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, संपत्ति बराबर क्या होता है, पूंजी प्लस दायित्व या दायित्व प्लस पूंजी, तो एक ही बात है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप लोग करनी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मैंने सवाल भी कराए हैं, तो आप लोग चैनल में जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत से वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि करदाता की निवासीय स्थिति, करदाता के अगर हम लोग रेसिडेंट स्टेटस देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, बदल सकता है, निश्चित रूप से बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करदाता की जो रेसिडेंट स्टेटस होता है वो हर बार हर साल बदलता रहता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और निवासीय स्थिति से मैंने इनकम टैक्स में आप लोगों की 3 क्लासें कराई हुई हैं, उसमें जाके आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। निवासीय और दायित्व के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से वहां पे बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि करदाता की सकल आय निकालने के लिए कुल आय के कितने शीर्षक होते हैं। तो कुल आय के 3 शीर्षक होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो टोटल इनकम अगर हम लोग निकालते हैं तो कितने हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में। तो अगर हम लोग हेड की बात करें तो वो तो होते हैं 5 होते हैं, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस भी हम लोग कर लेते हैं कि कौन कौन से हेड होते हैं। तो पहला हेड होता है हम लोगों का वेतन से आय, पहला कौन सा होता है, वेतन से आय, ठीक है, वेतन से आय होता है। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है व्यापार एवं पेशे से आय, व्यापार एवं पेशे से आय, पेशे से आय। चौथा होता है हम लोगों का पूंजी से आय, पूंजी से आय या फिर पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन जिसे बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, पूंजी से लाभ, पूंजी से आय, ठीक है। और लास्ट होता है अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय। तो ये 5 हेड होते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड होते हैं, मैंने आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए हैं। तो इनको 5 हेडों को आप लोगों को याद है अच्छी तरीके से, हमें मालूम है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 नंबर में लिखा हुआ है कि आयकर इनकम टैक्स है। आयकर जो है इनकम टैक्स है, वो कैसा टैक्स है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन में। ये आयकर कैसा टैक्स है, आप लोगों को भी जानते हैं कि आयकर प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या फिर प्रतिगामी कर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनकम टैक्स जो है वो कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो आप लोग कहेंगे कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि ABC विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ABC विश्लेषण का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? अनुपात विश्लेषण के लिए करते हैं, बजटगत नियंत्रण के लिए करते हैं, बजटरी कंट्रोल के लिए करते हैं, स्कंद नियंत्रण के लिए करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए करते हैं, या फिर विक्रय बजटिंग के लिए करते हैं, सेल्स बजटिंग के लिए करते हैं। तो ABC विश्लेषण का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने भी लगाया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इनकम जो है ABC विश्लेषण का उपयोग हम लोग स्कंद नियंत्रण के लिए करते हैं। तो स्कंद की बात हम लोग, ABC एनालिसिस की बात हम लोग इसमें करते हैं, फीफो लीफो की बात करते हैं, EOQ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे बोलते हैं उसकी बात करते हैं, ABC की बात करते हैं। तो बहुत सी हम लोगों की बातें आती हैं, उनको हम लोग कॉस्ट में हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशियल वेजेस। डिफरेंशियल वेजेस की बात किसने कही थी? विभेदात्मक मजदूरी डिफरेंशियल वेजेस पद्धति की घोषणा किसने की थी? डिफरेंशियल वेजेस की जो है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का है। टेलर ने कही थी बात, रोमन ने कही थी, हाल्से ने कही थी, या फिर ब्रदर्स ने कही थी? तो जेम्स रोमन ने कही थी, FA हाल्से ने कही थी, FW टेलर साहब ने कही थी, या फिर हार्टले ब्रदर्स साहब ने कही थी? तो किसने जो है डिफरेंशियल वेजेस की बात की थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेलर साहब। टेलर साहब ने डिफरेंशियल वेजेस की बात की थी, तो क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो वर्कर अच्छी एफिशिएंसी से काम करेगा, अच्छी लगन से काम करेगा, तो वो कम समय में काम करेगा, तो उसको अलग तरीके से वेजेस दी जाएगी, और जो लेजी तरीके से काम करेगा, कम समय में काम करेगा, तो उसे अलग तरीके से वेजेस दी जाएगी। उनके सूत्र की बात भी हम लोग इसमें करने वाले हैं कि हाल्से ने किस प्रकार के प्रीमियम की बात की थी, और टेलर ने किस प्रकार के प्रीमियम की बात की थी, इमर्सन ने भी बात की थी। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में है, इसको आप लोगों को करना है, अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का बड़ा सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि यदि लाभ जो है, एक सेकेंड, यदि लाभ बिक्री का 50% है, यदि लाभ बिक्री का 50% है, तो लागत का प्रतिशत होगा। तो लागत का कितना प्रतिशत होगा? 50%, 75%, 100% या फिर 150%? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि यदि लाभ जो है, देखो लाभ जो है वो बिक्री का 50% है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बिक्री कितनी है हम लोगों की? तो वो है हम लोगों की 100, ठीक है। तब लाभ बराबर, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि लाभ जो है वो बिक्री का 50% है, तब लाभ बराबर बिक्री 100 गुणे 50 बटे में 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो लाभ कितना आएगा? 50। अब बिक्री हम लोगों ने की है, बिक्री कितने की थी? बिक्री की थी हम लोगों ने 100 रुपए की, उसमें से 50 का हमने प्रॉफिट कमाया, तो लागत कितनी बनी? 50। तो लागत कितनी बनी? 50 रुपए, ठीक है। लागत कितनी बनी? 50। अब हमसे पूछा गया है कि लागत का प्रतिशत कितना होगा, लागत से प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा। तब हम लोग अगर लागत से निकालते हैं, तो लागत से अगर हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, लागत से लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं तो कैसे आएगा? लाभ कितना है? 50, और अगर हम लोग यहाँ पे बिक्री से है, तो यहाँ पे बिक्री से था तो हम लोगों ने 100 रखा, लेकिन अब लागत से है तो यहाँ पे कितने रखेंगे? 50,
और गुणे में करेंगे यहाँ पे 100। 50 से 50 कैंसिल एक बार, तो यह 1 का हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 100% आएंगे हम लोगों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से भी हम लोग कर भी सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इसको कर भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 13 में लिखा हुआ है कि औसत लाभ जो है वो दिया है 20,000 रुपए। औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की बात की है, वो कितनी की है हम लोगों को, तो वो है हम लोगों के पास 20,000 रुपए। ठीक है, हम लोगों को पूछा है सामान्य लाभ जो दिया है वो दिया है 5,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की बात अगर हम लोग की है तो वो की है 5,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के, अधिलाभ मतलब कि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट से निकालना है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है। विधियां होती हैं जो है गुडविल की विधियां कितनी होती हैं, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने बताया हुआ है। तो ख्याति का मूल्यांकन अगर हम लोग करेंगे तो सुपर प्रॉफिट से करना है, और सुपर प्रॉफिट में परचेजिंग ईयर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस हम लोग करते हैं उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट में माइनस क्या करते हैं हम लोग उसमें करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो है 20,000 रुपए, और हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, वो दिया है 5,000 रुपए। तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट जो आएगा, सुपर प्रॉफिट हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो क्वेश्चन, लेकिन मुझे बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। तो 20,000 माइनस अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट इसमें से करेंगे 15,000 रुपए, तो वो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 रुपए। लेकिन हमसे सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है गुडविल, और गुडविल बराबर क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं उसमें परचेजिंग ईयर से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया, 15,000 रुपए, और परचेजिंग ईयर कितना दिया है क्वेश्चन में, 3। तो हम लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो 15 3 कितने होते हैं, 45। तो 45 बराबर हम लोगों की क्या होगी, तो यही हम लोगों की गुडविल होने वाली है। तो 45,000 रुपए जो है वो डी ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। कोई पार्टनर ने, एक पार्टनरशिप थी, उसमें से किसी पार्टनर ने लोन दिया है। तो लोन अगर हम लोगों को उस पर जो लोन की दर है उसको कितना प्रतिशत लोन मिलेगा, 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, 8.25% मिलेगा, या फिर 9% मिलेगा। तो इसका जो है कितने प्रतिशत मिलेगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का 6% है। तो आप लोग कहेंगे कि कुछ सवालों में तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा की बात हम लोग तब करते हैं जब साझेदारी संलेख में दिया हो, लेकिन जब साझेदारी संलेख ही ना बना हो तो हम लोग 6% उसको रखने वाले हैं। तो इसका जो 14 का आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं कि एक मैनेजर को कमीशन की गणना करने के बाद जो है वो शुद्ध लाभ 5% कमीशन का भुगतान किया जाता है। कि मैनेजर को कमीशन की गणना करने के बाद शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। ठीक है, फर्म का लाभ जो है सकल लाभ तो 40,000 तथा विक्रय व्यय 29,500, तो उसका जो है कमीशन होगा, तो उसका कमीशन कितना होगा ये पूछा गया है। 1,050 होगा, 2,100 होगा, 500 होगा, या फिर 1,000 होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसको फार्मूला में लिख लेते हैं। ये फार्मूला भी है और कुछ लोग बिना फार्मूले के ही कर लेते हैं, तो लेकिन हम लोगों को आप लोगों को बताने के लिए तो बताना पड़ेगा। तो कमीशन
कमीशन घटाने के पूर्व, कमीशन घटाने के पूर्व शुद्ध लाभ, कमीशन घटाने के पूर्व जो शुद्ध लाभ है उसको लेंगे हम लोग, पूर्व का मतलब पहले, उसके बाद हम लोग दर का गुणा करेंगे, प्रबंधक के कमीशन की दर, प्रबंधक के कमीशन की दर, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग। वैसे तो हम लोग 100 से करते हैं, लेकिन पूर्व की बात की गई है तो 100 प्लस कमीशन की दर, तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज जो को प्रॉफिट जो दिया है वो कितना दिया है, अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो वो प्रॉफिट कैसे है, देखो सकल लाभ जो दिया है वो दिया है 40,000 रुपये, लेकिन उसमें से कुछ व्यय भी माइनस करने हैं तो उनको पहले माइनस करेंगे 29,500। तो अब हम लोगों का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो है हम लोगों का नेट प्रॉफिट, क्योंकि बोला है ना कि शुद्ध लाभ पर, शुद्ध लाभ का मतलब नेट प्रॉफिट पर, तो शुद्ध लाभ ये तो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसमें से अगर हम लोग इस खर्चे को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का आएगा 10,500। तो ये जो आएगा ये हम लोगों का आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो गया 10,500। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन घटाने के पूर्व शुद्ध लाभ जो है वो है 10,500। अभी इसमें कमीशन माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, कमीशन की दर 5 है और बटे में हम लोग रखेंगे 100 प्लस 5, तो हम लोगों का कितना होगा 10,500। 10,500 में भाग देंगे हम लोग कितने का, 105 का, और गुणा करेंगे हम लोग 5 से। अगर हम लोग 5 से यहाँ इसको कट करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंचे 105 होते हैं, 21 पंचे 105 होते हैं और 5 यहाँ पे आएंगे और 2 बिंदी ये, तो हम लोगों का जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 500 रुपये कमीशन उसको मिलेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जा सकता है स्थायी लागत में कमी करके, विक्रय मूल्य को बढ़ा करके, परिवर्तनशील लागत कम करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो सुरक्षा सीमा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि सुरक्षा सीमा को हम लोग किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, स्थायी लागत में कमी करके, विक्रय मूल्य को बढ़ा करके और परिवर्तनशील लागत में कमी करके हम लोग सुरक्षा सीमा को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि यदि मूल लागत को क्या बोलते हैं, तो मूल लागत को बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, वो दी है 50,000 रुपये। अब प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, प्राइम कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, तो आप लोगों को मालूम है कि प्राइम कॉस्ट जो है उसमें 3 चीज़ें हम लोगों की इंक्लूड होती हैं। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लेबर की बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों का क्या आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मूल लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल लागत बोलते हैं। अब मूल लागत दी है, जो प्राइम कॉस्ट दी है, तो प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, प्राइम कॉस्ट जिसे हम लोग मूल लागत बोलते हैं, तो मूल लागत कितनी दी है 50,000 रुपये। तो मूल लागत दी है 50,000 रुपये। अब हम लोगों को कारखाना लागत तो दी है, तो मूल लागत 50,000 रुपये तथा कारखाना लागत 70,000 रुपये, 70,000 रुपये लिखा हुआ है, 70,000 रुपये हो तो एवं कार्यालय व्यय कारखाना और परिव्यय का 50% है, 50% है। तो हम लोग अगर कारखाना लागत को लिखना चाहे तो कारखाना लागत हम लोगों की कितनी है, कारखाना लागत जो है इसे बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री
फैक्ट्री कॉस्ट अगर हम लोग बात करें तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दी है, 70,000 रुपये। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड जो है वो ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग कार्यालय व्यय बोलते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड जो है वो कितना है, तो वो कहा गया है कि कारखाना उपरिव्यय जो है, फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री का है हम लोगों का। तो जो है फैक्ट्री अगर हम लोग बात करें तो फैक्ट्री कितनी है, 50,000 रुपये। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये है। तो इसका 50% की बात करें तो ये होगा हम लोगों का 35%। इसका 35% कितना होगा, 70,000 का 35% कितना होगा, 35,000 रुपये होगा। और इनका अगर हम लोग टोटल करें तो उत्पादन लागत अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इन सभी का टोटल जो होता है वो हम लोगों का उत्पादन लागत होता है। तो इनका जब हम लोग टोटल करेंगे तो इनका टोटल करते हैं तो 1,00,000 हम लोगों का 55,000 आएगा। इनको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 005 और 7 3 10 और 5 15, हाँ, तो हम लोगों का कितना आएगा, 1,55,000। तो इसलिए जो आंसर होगा हम लोगों का वो होगा कितना, ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है लागत, कारखाना लागत जो लिखा हुआ है यहाँ पे लागत नहीं होगा, हम लोगों का होगा कारखाना उपरिव्यय। तो यहाँ पे क्या होगा, कारखाना उपरिव्यय, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर लिखा हुआ है कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है, एप्लीकेशन जो राशि होती है वो कितनी होती है, 2 रुपये, 10 रुपये, अंकित मूल्य का 5% होती है या फिर अंकित मूल्य का 10% होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि जो होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो न्यूनतम आवेदन राशि जो होती है वो अंकित मूल्य का 5% होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर बातें कंपनी के जो है कंपनी अधिनियम में लिखी होती हैं, या फिर हम लोगों को सेबी जो है उनकी गाइडलाइन को, सेबी की गाइडलाइन को हम लोगों को मानना पड़ता है। तो उसी हिसाब से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 रुपये है, सकल हानि बराबर है विक्रय की 25%, तो विक्रय की राशि क्या होगी। सकल हानि जो है यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख देते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सही तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि कुछ एरर लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि बेचे गए माल की लागत जो दी है वो है 1,20,000 रुपये, और सकल हानि दी है हम लोगों को, सकल हानि बराबर है विक्रय की 25% की। सकल हानि जो है वो विक्रय की 25% की है। तो विक्रय की राशि क्या होगी ये पूछा गया है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है 90, 96, 1,44 या 1,50। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्विज में भी दिया है, जब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक क्वेश्चन डालते हैं उसमें मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इसको रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग जरूर कीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। इनमें से कौन सा जो खाता है वो प्रारंभिक शेष से खाता स्टार्ट होता है, कि ओपनिंग एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट होता है। तो इनमें से कौन सा जो खाता है वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। प्रारंभिक शेष को क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो कौन सा जो खाता है वो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बताना है आप लोगों को सही आंसर, कि वो किससे हम लोगों का कौन सा खाता जो है वो इससे स्टार्ट होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का प्राप्ति एवं भुगतान खाता हम लोगों का इसी से ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल में वृद्धि नहीं होती है। तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि जो है वो नहीं होती है। ये कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये ऑप्शन हम लोगों का, इससे हम लोगों की वर्किंग कैपिटल आती है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा जो है वो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि नहीं होती है। तो वर्किंग कैपिटल में मतलब अगर मान लो कि कोई अगर करंट एसेट्स अगर हम लोगों की बढ़ती हैं, अगर हम लोगों की करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो हम लोगों की वृद्धि होगी, वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होगी। अगर हम लोगों की करंट लायबिलिटी घटती हैं तो भी हम लोगों की वृद्धि होगी। तो चल संपत्तियों में वृद्धि होने पर, चल संपत्तियों में वृद्धि होने पर, चल दायित्वों में कमी होने पर, चल संपत्तियों में कमी होने पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को सही आंसर बताना है कि वर्किंग कैपिटल में अगर देखो, जैसे हम लोगों ने उसको अभी मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा इधर है उसमें। जैसे मान लो, अब आप लोगों को समझो, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि मेरी एसेट्स है 10 है और मेरी लायबिलिटी जो है वो 2 रुपये है, ठीक। तो आप लोग कहेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल है वो आएगी, आप लेंगे 8 रुपये, वर्किंग कैपिटल आएगी 8 रुपये। अब मान लो कि हम लोगों की, जैसे मान लो कि अब हम लोगों की करंट एसेट्स मान लो यहाँ पे हो गई 10 की जगह 15, ठीक, 15 रुपये। और लायबिलिटी जो है वो है मान लो 2 की 2 ही है, लायबिलिटी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एसेट्स बढ़ी हैं हम लोगों की। तो हम लोगों की देखो, तो वर्किंग कैपिटल में कितनी की वृद्धि हुई, तो पहले थी 8 अब है 13। तो ये देखो कि वर्किंग कैपिटल में भी वृद्धि हुई है। अगर एसेट्स में वृद्धि होती है तो वर्किंग कैपिटल में भी वृद्धि हम लोगों की होती है। उसके बाद तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि वर्किंग कैपिटल में वृद्धि हम लोगों को पूछा गया है नहीं होती है, हमसे पूछा गया है नहीं होती है। तो और जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसके बाद हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों की 10 रुपये की कोई एसेट्स थी, 10 रुपये की एसेट्स है, करंट एसेट्स है। अब मान लो लायबिलिटी है हम लोगों की, पहले थी 3 रुपये, ठीक है। अब जो लायबिलिटी है वो 3 रुपये है, तो वर्किंग कैपिटल हम लोगों की कितनी निकलेगी, 7 रुपये। वर्किंग कैपिटल कितनी आई, 7 रुपये। अब मान लो कि हम लोगों की एसेट्स तो वही है लेकिन लायबिलिटी कम हो गई हम लोगों की। अब लायबिलिटी कितनी है, 2 रुपये, तो भी हम लोगों की देखो वर्किंग कैपिटल बढ़ी है। एसेट्स देखो वही सेम टू सेम है, लेकिन हम लोगों की लायबिलिटी कम होने से भी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। तो चल संपत्तियों में वृद्धि होने पर तो हम लोगों की वर्किंग कैपिटल मतलब वृद्धि करेगी। चल दायित्वों में कमी होने पर तो भी हम लोगों की वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होगी। हमसे पूछा गया है नहीं होगी, तो ये केस जो है ना चल संपत्तियों में कमी होने पर, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो है, सॉरी एक सेकेंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होती है। तो चल संपत्तियों में कमी होने पर हम लोगों की वृद्धि नहीं होती है। अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, जितना हो सकता है उसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग पहले से जानते हो इन चीज़ों को, लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में लिखा हुआ है कि 2, 4, 2, 3, 1 का भौतिक मोड ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, लेकिन सरल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग फिर भी करेंगे। तो 2 है, 4 है, 2 है, 3 है और 1 है, ये संख्याएं हैं। अब हमसे पूछा गया है, भौतिक भी बोला जाता है इसे और बहुलक भी बोला जाता है। अब बहुलक निकाल लिए, तो बहुलक निकालेंगे तो हम लोग कैसे, ये सीरीज ये व्यक्तिगत सीरीज है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें हम लोग देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर जो है सबसे छोटा नंबर है, तो ये देखिए, तो 1 है, जो 1 की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो आप कहेंगे कि 1 की आवृत्ति 1 बार हुई है। तो 1 हम लोग टैली चिन्ह जो बनाएंगे वो एक सेकेंड, टैली चिन्ह जो बनाएंगे, तो टैली चिन्ह बना दिया हम लोगों ने 1। अब मान लो कि 2 की आवृत्ति कितनी है, तो 2 की आवृत्ति है, आप लोग कहेंगे कि 2 है, तो 2 की आवृत्ति 2 है, तो 2 टैली चिन्ह बनाएंगे।
उसके बाद 3 की आवृत्ति कितनी है, तो 3 की आवृत्ति हम लोगों की 1 है, तो हम लोग एक टैली चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद 4 है, तो 4 की आवृत्ति कितनी है, तो आप कहेंगे कि 1 है, तो एक टैली चिन्ह बनाया और एक हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। तो ये क्या है, हम लोगों की ये फ्रिक्वेंसी होती हैं, ये हम लोगों की फ्रिक्वेंसी होती हैं, ये हम लोगों के टैली चिन्ह होते हैं और ये हम लोगों को जो नंबर दिए हैं वो है। तो सबसे ज़्यादा कौन से नंबर की या फ्रिक्वेंसी है, तो आप कहेंगे कि 2 नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब 2 नंबर ज़्यादा बार आया है, तो हम लोगों का व्युष्टिक जो होगा वो कितना होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो व्युष्टिक निकलेगा, बहुलक निकलेगा, मोड निकलेगा, वो 2 निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एसपी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं डेली प्रैक्टिस सेट आगे लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अवस्थाएं हैं। 1 अवस्था है, 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं या फिर 5 अवस्थाएं हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो अवस्थाओं की बात की जाती है, तो वो कितनी अवस्थाओं की बात की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तब आप लोगों को आगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसके जो राइट आंसर है 23 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो हम आपको अभी बता देते हैं कि ये कौन सी जो है वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की बात करते हैं कि वे कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वो 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं उनको देख लेते हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहली जो अवस्था है उसे बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो जो पहली अवस्था है उसको बोलते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। उसे क्या बोलते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरी कौन सी है, तो दूसरा नियम जो है, दूसरी अवस्था की बात करते हैं, तो दूसरी जो अवस्था है उसे बोलते हैं उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति समता नियम। और जो लास्ट है वो है हम लोगों की उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति ह्रास नियम, ह्रास नियम। तो ये है हम लोगों की तीसरी जो है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। जब हम लोग डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को, और बहुत सी क्लासें मैंने आप लोगों को करा भी दी हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कब कराएंगे, लेकिन जैसे मान लो कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बीच में कुछ समय बचेगा तो मैं आप लोगों को ये भी करा दूंगा। तो उत्पत्ति की जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं, उनको मैंने बता दिया है। इनकी डिटेल क्लास हम लोग जब करेंगे तब की बात है। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। किस पर लागू होता है, कृषि क्षेत्र में लागू होता है, उद्योग क्षेत्र में लागू होता है, नौकरी में लागू होता है, या फिर उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम जो होता है वो कहाँ पर लागू होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, आधुनिक की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक विचारधारा में जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सभी क्षेत्रों में जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है आधुनिक की बात करें। लेकिन अगर हम लोग यही बात अगर हम लोग करते हैं पुरानी विचारधारा के अनुसार, अगर हम लोग बात करें तो जो पुरानी विचारधारा के अनुसार जो बात है तो वो है हम लोगों का कृषि के क्षेत्र में केवल भूमि पर ही लागू होता था, भूमि पर ही, तो भूमि पर ही लागू होता था। तो पुरानी विचारधारा के अनुसार, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार सभी क्षेत्रों में, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में उत्पत्ति ह्रास नियम की बात लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। इनमें से जो है वो कौन सा समीकरण सही है। तो ये समीकरण जो लिखे हुए हैं, ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से गलत हैं। इनको हम लोग थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में भी क्वेश्चन आएगा। तो इनके जो ऑप्शन है वो है कीमत प्रभाव
और कीमत प्रभाव बराबर दिया है, यहाँ पे हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे। ये कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव के और मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव का। अब ये मैंने लिखा नहीं है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने इनके जो साइन है इनको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया है। कीमत प्रभाव बराबर यहाँ पे लगा हुआ है, कीमत प्रभाव बराबर का साइन यहाँ पे लगा हुआ है और लिखा हुआ है प्रतिस्थापन प्रभाव माइनस लिखा हुआ है आय प्रभाव के। कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस में प्रतिस्थापन प्रभाव के, कीमत प्रभाव आय प्रभाव और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव के। तो ये ऑप्शन आप लोगों के इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कीमत प्रभाव बराबर किसके होता है, आय के और प्रतिस्थापन प्रभाव के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का है और इसको भी हम लोग आगे करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? 1950, 1952, 1956, 1958। तो कंपनी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? अब कुछ लोग कहेंगे 2013 में हुआ, लेकिन वो संशोधित रूप है। तो संशोधित रूप अगर हम लोग लागू की बात करें तो वो 1956 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंपनी अधिनियम 1956 की बात हम लोग इसमें करते हैं, 1956। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रॉयल्टी से क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। भूस्वामी जिसे लैंडलॉर्ड बोलते हैं को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? तो भूस्वामी को जो है वो राशि जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया वसूल की गई लघुकार राशि। ये ऑप्शन जो है इसको गलत लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि अधिकार शुल्क पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको लिख ही लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, माइनस अधिकार शुल्क। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया माइनस वसूल की गई, वसूल की गई, वसूल की गई लघुकार राशि, वसूल की गई लघुकार राशि, लघुकार्य राशि, शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। अधिकार शुल्क को रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो माइनस वसूल की गई लघुकार राशि। तो इनमें से कौन सी जो है लैंडलॉर्ड को भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात की जाती है? उनमें से कौन सी है, कौन सा मेथड है, कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग लैंडलॉर्ड को जो राशि है उसका देखते हैं कि किस प्रकार से उसको देते हैं? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया दोनों में से जो राशि अधिक हो उसमें से माइनस करेंगे वसूल की गई लघुकार राशि को, रिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रॉयल्टी का क्वेश्चन जो है, रॉयल्टी के मैंने क्लासें की हुई हैं आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर मान लो आप लोगों को टाइम है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगभग मैंने आप लोगों को 24 क्लासें हैं यहाँ पे, 24 से 25 क्लासें होंगी आप लोगों की। वहाँ पे आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। नई क्लासें जब बनाएंगे तब आप लोगों को वहाँ से, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में 24 क्लासें लगभग की हुई हैं, जिसमें जर्नल की हैं, रॉयल्टी की हैं, हायर परचेज की हैं, बहुत सी क्लासें मैंने उसमें की हुई हैं। तो वहाँ से आप लोग भी, आप लोगों की तैयारी में कुछ हेल्प जरूर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 में
28 में लिखा हुआ है कि न्यूनतम किराए की राशि निम्नलिखित में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है। तो न्यूनतम किराए की जो राशि है वो किस आधार पर निर्धारित की जाएगी, समय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, समय अथवा क्षेत्रफल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर। तो जो न्यूनतम जो किराया है ना, मिनिमम रेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट बोलते हैं, मिनिमम रेंट बोलते हैं, मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट किसके आधार पर होगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का समय और क्षेत्रफल के आधार की बात करेंगे, टाइम एंड एरिया के हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये चारों के चारों क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन किससे हैं, अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी से हैं। लघुकार खाते के शेष को दर्शाया जाता है। लघुकार खाते के शेष को हम लोग किस खाते में दर्शाते हैं, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में। लघुकार मतलब शॉर्ट वर्किंग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग जो है उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति साइड में, या फिर आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का, लघुकार खाते को जो हम लोग दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की तरफ हम लोग इसको दर्शाएंगे। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लघुकार राशि को हम लोग कहाँ दर्शाते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ वसूली योग लघुकार राशि को हम लोग कहाँ दर्शाते हैं, तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है। इनमें से कौन सा मूल्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, नगद मूल्य सबसे अधिक होता है, किराया क्रय मूल्य सबसे अधिक होता है, ब्याज अधिक होता है, या फिर ह्रास सबसे अधिक की बात की जाती है, कैश प्राइस की बात की जाती है, हायर परचेज प्राइस की बात की जाती है, इंटरेस्ट की, या फिर हम लोग ह्रास की बात करते हैं जिसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो मूल्य होता है वो होता है हायर परचेज। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। हायर परचेज जो मूल्य होता है, किराया क्रय मूल्य जो होता है, उसमें ब्याज भी जुड़ के आता है। जब हम लोग हायर परचेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी किसके, झारखंड पीजीटी के आप लोगों को अच्छी तरीके से करवाए हैं। ये सेट नंबर जो था वो सेट नंबर था हम लोगों का 3। अगर इससे पहले के सेट नंबर नहीं देखे हैं, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एसपी एजुकेशन को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। एसपी एजुकेशन आप लोगों को लिए ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहेगा, और सेट हम लोग और भी बहुत से सेट लेकर आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम तक। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।